नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 10वें लेसन से जल परिवहन पढ़ने जा रहे हैं। जल परिवहन सभी परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन माना जाता है। ये चीज़ हमने 20वें लेसन में पढ़ ली थी। यह परिवहन का सबसे सस्ता व सुलभ साधन है। सुलभ साधन कैसे? क्योंकि जल परिवहन की सुविधाएं लगभग सभी जो देश हैं उनमें उपलब्ध हो जाती हैं तथा जल परिवहन में बढ़ती दूरियों के साथ परिवहन लागत कम आती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जल परिवहन में जो लागत होती है, जो किराया होता है, वो कम होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल मार्ग एक बार बनाने के बाद में इनमें बार बार धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये लाइन भी आप यहीं पे आप इसमें जोड़ देंगे, जल मार्ग निर्माण के लिए धन कम लगता है। ये लाइन इसमें जोड़ देंगे, है ना। जल परिवहन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। जल परिवहन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो हो गया आंतरिक जल मार्ग, एक हो गया महासागरीय जल मार्ग। मतलब जल परिवहन के रूप में सुविधाएं प्राप्त दो प्रकार से होती हैं। एक तो आंतरिक जलमार्गों के रूप में सुविधाएं प्राप्त होती हैं, एक महासागरीय जलमार्गों के रूप में सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। अब देखिए आंतरिक जलमार्ग जो है, अब जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, आंतरिक जलमार्गों के रूप में हम उन जल परिवहन के साधनों या मार्गों की बात कर रहे हैं जो मुख्य रूप से कोई भी देश है या जो महाद्वीप है, उस महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली जो झीलें हैं, जो नदियां हैं और जो नहरें हैं और आंतरिक जो सागर हैं, उन सब में जल परिवहन की जब सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं तो उनको हम आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। और महासागरीय जलमार्ग जो महासागर जो हैं, जैसे अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, तो ऐसे महासागरों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाद्वीप के देशों से दूसरे महाद्वीप के देशों तक पहुंचने के लिए जल मार्गों की आवश्यकता पड़ती है और उनसे जल परिवहन की सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं। तो हम आंतरिक जलमार्ग पढ़ रहे हैं और महासागरीय जलमार्ग पढ़ रहे हैं, है ना। तो महासागरीय जलमार्गों की बात हम कल करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ हम आंतरिक जलमार्ग ही पढ़ेंगे। अब इन आंतरिक जलमार्गों का अध्ययन हम महाद्वीपों के अनुसार पढ़ेंगे। आंतरिक जलमार्ग देखिए, सबसे पहले यह जलमार्ग स्थलीय भागों में स्थित, स्थलीय भागों के ऊपर स्थित जो नदियां हैं और जो झीलें पाई जाती हैं उनसे होकर गुजरता है। आंतरिक जलमार्गों में सामान्यतः वे नदियां व झीलें उपयुक्त होती हैं जिनमें एक तो पर्याप्त जल उपलब्ध हो और उनकी गहराई भी पर्याप्त हो, क्योंकि नावें तभी तो चल पाएंगी ना, जलयान तभी तो चल पाएंगे उनमें। अगर उनमें गहराई नहीं होगी तो जल की मात्रा कम होगी तो उसमें नावें मतलब चल नहीं पाएंगी ना। तो पर्याप्त गहराई भी हो उन भागों की और पर्याप्त जल भी उनमें उपलब्ध हो, तभी उनसे जल परिवहन की सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग निम्न प्रकार से हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप के आंतरिक जलमार्गों की। यूरोप के आंतरिक जलमार्गों की हम बात करते हैं। आंतरिक जलमार्गों की स्थिति के दृष्टिकोण से यूरोप उत्तम स्थिति रखता है। संपूर्ण विश्व में आंतरिक जलमार्गों की स्थिति के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, या यूँ कहें केंद्रीय प्रवृत्ति रखने वाला जो महाद्वीप है वो यूरोप महाद्वीप है, जो सभी महाद्वीपों के जलमार्गों के लिए कनेक्टिविटी के रूप में काम करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो हैं वो यूरोप महाद्वीप से होते हुए ही गुजरते हैं। इस महाद्वीप में एक तो राइन नदी, एक सीन नदी तथा जो पो नदी है, पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। उत्तरी भागों में तो ये नदियाँ मुख्यतः हैं। अब देखिए दक्षिणी भागों में डैन्यूब नदी है, नदी को काट देना, डैन्यूब हो गया, निस्टर हो गया, निप्पर हो गया, है ना, तथा डॉन नदी। ये चार नदियाँ जो हैं, इन चारों नदियों के द्वारा यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भागों में आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। इन चारों नदियों को 4D रिवर कहते हैं। 4D रिवर कहते हैं इन चारों नदियों को। 4D रिवर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन चारों नदियों का अंग्रेजी में नाम डी से प्रारंभ होता है। डी से प्रारंभ होता है। देखिए डैन्यूब का तो डी से प्रारंभ हो ही रहा है और डॉन का भी डी से प्रारंभ हो रहा है, जबकि निस्टर और निप्पर जो नदियां हैं, इन दोनों नदियों का भी नाम जो है वो डी से प्रारंभ होता है। ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें कैस्पियन सागर की।
कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, कैस्पियन सागर के उत्तरी भागों में दो नदियां गिरती हैं, एक तो वोल्गा नदी गिरती है और दूसरी यूराल नदी गिरती है। तो ये दोनों नदियां जो हैं अपने मुहाने से अंदर की तरफ, मुहाना जो है उसके अंदर की तरफ ये दोनों नदियां भी आंतरिक जल परिवहन की सुविधाएं प्राप्त करवाती हैं, इनसे भी प्राप्त होती है आंतरिक जल परिवहन की सुविधा। अब देखिए यूरोप महाद्वीप में राइन नदी जलमार्ग का विशेष महत्व है, राइन नदी जलमार्ग का विशेष महत्व है यूरोप महाद्वीप में। राइन नदी जलमार्ग की बात कर लेते हैं। राइन नदी जलमार्ग यूरोप महाद्वीप में स्थित विश्व का सबसे व्यस्ततम, ये एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन बन जाता है, विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। राइन नदी जलमार्ग को यूरोप की आर्थिक जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि यूरोप महाद्वीप का अधिकांश जो आंतरिक जल परिवहन जो होता है वो राइन नदी से होते हुए ही गुजरता है, इसलिए इसको इकोनॉमिक जोन जो लाइफ लाइन है वो भी कहते हैं, इकोनॉमिक लाइफ लाइन भी कहते हैं यूरोप की, है ना। इस जलमार्ग के द्वारा ये अलग अलग लाइनों के रूप में आपको लाइन टू लाइन याद करना है। ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, काफ़ी टाइम पहले तो ये हर साल आता था, राइन नदी जलमार्ग को समझाइए इस रूप में आता था, तो आपको इसी रूप में आपको ध्यान करना है। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको भी बोर्ड एग्जाम में इसको मतलब ये क्वेश्चंस के रूप में मिल जाए, है ना, तो आपको इसी रूप में ध्यान करना है। इस जलमार्ग के द्वारा एक तो स्विट्जरलैंड जो है, जर्मनी तथा नीदरलैंड आदि देशों को जल परिवहन की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मुख्य रूप से 3 देशों के को इस जलमार्ग के द्वारा सर्वाधिक आंतरिक जल परिवहन की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। राइन नदी तथा इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? रूर नदी है, जो रूर क्षेत्र से होते हुए प्रवाहित होती है। जिस क्षेत्र से होते हुए रूर नदी प्रवाहित होती है उस क्षेत्र को रूर क्षेत्र कहते हैं, और रूर क्षेत्र के आधार पर इस नदी का नाम जो सहायक नदी है उसका रूर नाम पड़ गया, है ना। रूर नदी कोयला उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनसे होते हुए प्रवाहित होती है, अतः राइन नदी के द्वारा उत्पादित कोयले का परिवहन भी किया जाता है। राइन नदी के द्वारा उत्पादित कोयले का परिवहन भी किया जाता है। इसी आधार पर इस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। तो कोयला नदी किस नदी को कह रहे हैं? राइन नदी को कोयला नदी कह रहे हैं, क्योंकि राइन नदी की सहायक नदी रूर क्षेत्र से होते हुए प्रवाहित होती है। रूर क्षेत्र जर्मनी में स्थित है, और वास्तव में जिस क्षेत्र से होते हुए रूर नदी और राइन नदी दोनों प्रवाहित होती हैं वो कोयला उत्पादित क्षेत्र है, और कोयले का जो है परिवहन भी इस नदी के द्वारा किया जाता है, इसलिए राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। ये भी आप हल्का सा क्वेश्चन जीके में तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये क्वेश्चन। राइन नदी के मुहाने पर स्थित रोटरडम बंदरगाह, राइन नदी के मुहाने पर, मुहाना हम उस भाग को कह रहे हैं जहाँ पे नदी अपना जल ले जा करके छोड़ती है, ठीक है ना। तो रोटरडम बंदरगाह विश्व का सबसे, यहाँ पे सबसे लिखा हुआ है, सबसे व्यस्ततम नदीय बंदरगाह है, ध्यान रहे, नदीय बंदरगाह सबसे व्यस्ततम रोटरडम बंदरगाह है विश्व का। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जल मार्ग जो है उनकी हम बात कर लें। कनाडा तथा अमेरिका के मध्य में, कनाडा तथा अमेरिका के मध्य में स्थित महान झीलों के द्वारा, महान झीलें कौन सी? 5 जो झीलें हैं जिनको हम 5 फिंगर लेक्स के नाम से जानते हैं, है ना। पंच अंगुलिका झील, जिनकी आकृति हाथ की अंगुलियों के समान है ना। तो 5 फिंगर लेक्स जो हैं उन झीलों के द्वारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। इन झीलों से आंतरिक जल परिवहन की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इन झीलों को नहरों के द्वारा जोड़ दिया गया है। क्रमशः 5 जो झीलें हैं उनको नहरों के द्वारा जोड़ दिया गया है। एक तो सबसे पहले सू नहर है, फिर आपकी जो है इरी नहर है, और सबसे लास्ट में वेलैंड नहर है, ठीक है ना। 3 नहरों के द्वारा इनको क्रमशः इन झीलों को आपस में जोड़ दिया गया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा भी, सेंट लॉरेंस जो नदी है इस नदी के द्वारा भी आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। सेंट लॉरेंस आंतरिक जलमार्ग विश्व का 3रे नंबर का व्यस्ततम जलमार्ग है। सेंट लॉरेंस नदी का जो जलमार्ग है वो विश्व का 3रे नंबर का व्यस्ततम जलमार्ग है, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी जो भाग हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, उन भागों में एक तो मिसिसिपी नदी है, और मिसिसिपी नदी की जो सहायक नदी है मिसौरी नदी,
तथा ओहियो नदियों के द्वारा भी आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। कहने का मतलब इन नदियों में भी जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। एशिया के आंतरिक जलमार्ग देखिए, एशिया महाद्वीप के जो आंतरिक जलमार्ग हैं उनकी हम बात कर लें। इस महाद्वीप में चीन की यांगटी सिक्यांग नदी के द्वारा विश्व का दूसरे नंबर का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग उपलब्ध करवाया जाता है। पहले नंबर का तो अब आगे आएगा, उसकी हम बात करेंगे, है ना। तो तीसरे नंबर का भी हमने पढ़ा ना। तीसरे नंबर का क्या है? तीसरे नंबर का देखिए यहाँ पे ये रहा, सेंट लॉरेंस नदी का हो गया तीसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर जो है यांगटी सिक्यांग नदी का हो गया, है ना। चीन की हांगो नदी के द्वारा भी 200 किलोमीटर की दूरी तक, चीन की जो हांगो नदी है उसके द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी तक आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भागों में, एशिया महाद्वीप की जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग हैं उन भागों में चीन की सिक्यांग नदी हो गई, म्यांमार बर्मा की इरावदी हो गई, मिनाम जो लाओस जो है ना, लाओस देश जो है, उन देशों में आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है ना। दक्षिणी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग देखिए, दक्षिणी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग, दक्षिणी अमेरिका के आंतरिक जलमार्गों में इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली लंबी नदी तो नील नदी है, जबकि ब्रॉड अफवाह तंत्र रखने वाली जो बड़ा अफवाह तंत्र रखने वाली जो नदी है वो अमेजन नदी है विश्व की। अमेजन नदी के द्वारा आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। इस महाद्वीप में अमेजन नदी तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लगभग 30,000 किलोमीटर लंबे आंतरिक जलमार्गों की सुविधा प्राप्त होती है। 30,000 किलोमीटर लंबे। इस महाद्वीप के दक्षिणी देशों में, इस महाद्वीप के जो दक्षिणी देश हैं उन देशों में पराना है, परागवे है तथा पलाटा, ये 3 नदियाँ हो गई। पराना, परागवे तथा पलाटा नदियों के द्वारा आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। इन नदियों के मुहाने से, जो 3 नदियाँ पराना है, परागवे है और पलाटा है, इन नदियों में मुहाने से 1500 किलोमीटर भीतर तक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। अफ्रीका के आंतरिक जल परिवहन देखिए, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, तो नील नदी हो गई, कांगो व नाइजर नदियों के द्वारा, सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, साथ में ही कांगो नदी है और नाइजर नदियों के द्वारा आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में 3 नदियां हो गई, नील नदी हो गई, कांगो नदी हो गई, नाइजर नदी हो गई। नील नदी के मुहाने में ही आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है, सिर्फ और सिर्फ मुहाने में ही आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है नील नदी में, जबकि नाइजर तथा कांगो नदियों में, नदियों को यहाँ पे काट देना, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, नाइजर तथा कांगो नदियों में मुहाने से 1100 किलोमीटर भीतर तक आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। 1100 किलोमीटर भीतर तक नाइजर और कांगो नदी में। नाइजर नदी को तेल नदी की संज्ञा दी जाती है। तेल नदी कहते हैं नाइजर नदी को, क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नदी जो है तेल उत्पादक क्षेत्रों से होते हुए प्रवाहित होती है, जिससे इस नदी में जो जलयान प्रवाहित होते हैं उनसे तेल का परिवहन भी किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक जलमार्ग देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आंतरिक जलमार्ग जो हैं वो देखिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मरे तथा डार्लिंग नदियों के द्वारा 2 नदियाँ हो गई ना, एक तो मरे हो गई, एक डार्लिंग नदी हो गई, 2 नदियाँ हो गई। नदियों के द्वारा आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। उपरोक्त नदियों के मुहाने से 1500 किलोमीटर भीतर तक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। ये दोनों जो नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा 1500 किलोमीटर भीतर तक आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। तो आज हमने आंतरिक मार्ग जो है, आंतरिक जल मार्गों के बारे में हमने बात की। तो विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग जो है वो राइन नदी का जलमार्ग है। देखिए यहाँ पे राइन नदी का दिया हुआ है। विश्व का सबसे व्यस्ततम जो आंतरिक जलमार्ग है वो राइन नदी है ना। जबकि दूसरा जो है,
सेंट लॉरेंस जो है वो तीसरे नंबर का व्यस्तम जलमार्ग है, और यांगटी सिक्यांग जो है वो दूसरे नंबर की है। यांगटी सिक्यांग दूसरे नंबर की हो गई ना, तो पहले नंबर का राइन नदी जलमार्ग हो गया, दूसरे नंबर का आपका यांगटी सिक्यांग नदी हो गई, और तीसरे नंबर की आपकी सेंट लॉरेंस की नदी हो गई उत्तरी अमेरिका में, है ना। तो ये तीन नदियाँ जो हैं क्रमशः फर्स्ट, सेकंड और थर्ड व्यस्ततम जलमार्गों को उपलब्ध करवाती हैं। तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, कॉमन सा टॉपिक है। इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो छोटा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। अगर हम बड़े क्वेश्चन की बात करें, 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन अगर हम बात करें, वैसे तो 2 नंबर आता है 10वें लेसन से, तो 2 नंबर में आप इस राइन नदी जलमार्ग को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, राइन नदी जलमार्ग को अच्छे से देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आज हम इतने जो है इसकी बात करते हैं, अगली जो क्लास है हम कल देखते हैं, ठीक है ना। तो काम कंप्लीट भी करते रहना, और किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चंस में डाउट हो, तो आप टेलीग्राम ऐप पर बिल्कुल उसका क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, ताकि आपको उसका उत्तर प्राप्त हो जाए। तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से तैयारी करते रहें, ठीक है ना।